दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली उसमें शोल्डर पेन के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या हम लेमन टर्म में बोलते हैं पेरी आर्थराइटिस या एक फ्रोजन शोल्डर। ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कॉमन है। इनफैक्ट कभी आप शोल्डर पेन को लेके जिसमें आप मूव नहीं कर पाते, अपने हाथ को उठा नहीं पाते हैं, पीछे नहीं ले जाते हैं, और अक्सर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या अपने फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो इसको एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर बेसिकली। बट फ्रोजन शोल्डर एक लेमन टर्म है बेसिकली, जिसमें एक इंग्लिश टर्म है जिसमें हम ये समझते हैं कि फ्रीज़ हो गया आपका शोल्डर। बट अगर आपका शोल्डर मूव कर रहा है तो ये एक अभी फ्रोजन शोल्डर की स्टेज नहीं है, बिकॉज फ्रोजन शोल्डर हम एंड स्टेज शोल्डर प्रॉब्लम में, कुछ केसेस में जिसमें कुछ परेशानियों में जिसमें शोल्डर बिल्कुल ही फ्रीज होता है, आपका हाथ नहीं मूव होता है, उसी में हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। एल्डरली में जो कॉजेज़ होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, उसमें आर्थराइटिस बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। रोटेटर कफ टियर भी इसमें एक बहुत बड़ा कॉज है। सबएक्रोमियल इम्पिंजमेंट्स यानी कि आपकी हड्डी मांस को दबाती है, बिकॉज हड्डी की ग्रोथ हो जाती है थोड़ी, जैसे हम बोलते हैं ना एज के साथ हड्डी बढ़ गई है आपकी, तो ऐसा भी शोल्डर जॉइंट में होता है। जो एसी जॉइंट यानी एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस है, ये हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है। ये आपका शोल्डर जॉइंट है, तो इसमें ये जितने स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये टियर हो जाएंगे या फिर ये वाला जॉइंट है, ये इसकी ग्रोथ हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, तो नीचे के स्ट्रक्चर्स को वो इम्पिंज करेगा या दबाएगा, तो आपको उठाने में या पीछे ले जाने में प्रॉब्लम होगी। तो आर्थराइटिस से लेके मसल की स्वेलिंग से लेके लैब्रम यानी कि जो कैप्सूल होता है और लैब्रम होता है उसकी पैथोलॉजी से लेके कुछ टीयर्स होते हैं जो कि डीजनरेटिव टीयर यानी एज रिलेटेड टीयर्स होते हैं, वो भी कारण होते हैं शोल्डर प्रॉब्लम। सो दे आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन बेसिकली। एल्डरली में डिफरेंट कॉजेज होते हैं, यंगर इंडिविजुअल में डिफरेंट कॉजेज होते हैं। अगर पेन परसिस्ट करता है काफ़ी समय के लिए तो डेफिनेटली आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ट्रीटमेंट डेफिनेटली जो कॉज है अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाएगा तो वो डेफिनेटली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। इनिशियली कुछ केसेस में होता क्या है कि हम मेडिकेशन देते हैं, आप फिजियो कराते हैं और उसके बाद आपको आराम आ जाता है, कुछ दिनों बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, सो दैट आपका कॉज फाइंड आउट किया जा सके, और अगर कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। थैंक यू।